हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू कुमार है और मैं इसमें रिम्स रांची से MBBS कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों के समक्ष एनिमल किंगडम में स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2-3 लेक्चर्स देखा जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद पोरीफेरा फाइलम को बहुत अच्छी तरीका से देखा, सीखा, समझा। और आज मैं आप लोगों के समक्ष सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इस क्लास में बहुत शानदार तरीके से इसको सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियोज को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा और सीखिएगा, तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि आप इस फाइलम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। आप पूरे क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व कर पाइएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम है निडारिया। बहुत सारे लोग इसको निडारिया भी बोलते हैं या सिलेंट्रेटा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जेंडर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जेंडर कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट का जेंडर मतलब होता है आवास, मतलब जहां वो लोग रहते हैं। तो हैबिटेट में ये लोग जनरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मीन्स वो वाटर में रहते हैं। वो या तो मैरीन वाटर में रह सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। मोस्टली मैरीन और फ्यू फ्रेश वाटर, अधिकतर मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा। आप लोग बचपन से हाइड्रा का नाम सुने होइएगा। तो हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है? तो रेडियल सिमेट्री वैसा सिमेट्री होता है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेंटर से अगर कोई भी प्लेन पास कीजिएगा तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे अगर ये एक बॉल है, आप बॉल को इस तरह से डिवाइड कीजिए फिर भी 2 इक्वल पार्ट, इस तरह से डिवाइड कीजिए फिर भी 2 इक्वल पार्ट, इस तरह से डिवाइड कीजिए फिर भी 2 इक्वल पार्ट, इस तरह से डिवाइड कीजिए फिर भी 2 इक्वल पार्ट। मतलब अगर आप किसी भी तरह से अगर उसके सेंटर से प्लेन पास कर रहे हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट इज रेडियल सिमेट्री। उसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। तो एम्ब्रायोलॉजिकली डेवलपमेंट के दौरान ये 2 जर्म लेयर होता है। 2 जर्म लेयर मीन्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 2 जर्म लेयर होता है। कौन कौन से जर्म लेयर? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म। आप ये मैंने उसके बॉडी का क्रॉस सेक्शन लिया हूं। अगर उस बॉडी जैसे कहीं उसका बॉडी है इस तरह से कट कीजिए और इस तरह से देखिए तो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो जो बाहर की तरफ जो है दैट इज इक्टोडर्म और ये अंदर की तरफ दिख रहा है दैट इज इंडोडर्म। और दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, एक्चुअली ये स्पेस एक अनडिफरेंशिएटेड मास लेयर, अनडिफरेंशिएटेड सेल से मीन्स आप बता नहीं सकते कि ये सेल है, लेकिन ये फुलफिल्ड रहता है। इसको हम लोग मिजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिजोग्लिया। ये मिजोग्लिया ये मिजोडर्म की तरह होता है लेकिन मिजोडर्म होता नहीं है। ये पूरे इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच के स्पेस को ऑक्युपाई किया रहता है, उसको फुलफिल किया रहता है। ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास लेयर, अनडिफरेंशिएटेड मास का लेयर होता है मिजोग्लिया। उसके बाद करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जिस प्रकार से पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसी प्रकार बात करते हैं कि इस सिलेंट्रेटा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने का डिवीजन कहाँ पे होगा? टिश्यू लेवल पे होगा। यानी बहुत सारे सेल एग्रीगेट करके टिश्यू बनाएंगे और उस टिश्यू से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या होता है? तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में पूरे बॉडी में सिंगल ओपनिंग होता है फॉर बोथ माउथ एंड एनस। मीन्स माउथ और एनस के लिए बॉडी में सिंगल ओपनिंग होता है। मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बता सकता हूं कि ये एक हाइड्रा का जनरल डायग्राम है। इसमें ये ओपनिंग जो देख रहे हैं आप, ये सिंगल ओपनिंग है बोथ माउथ के लिए या फिर एनस के लिए। यानी इस टाइप के बॉडी प्लान हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो दोस्तों, अब हम लोग किसी एक जनरल एग्जांपल हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सिलेंट्रेट्स के बॉडी वाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रा के एक्सटर्नल व्यू को देखते हैं कि वो बाहर से देखने में कैसा लगता होगा। ये एक जनरल डायग्राम है हाइड्रा का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका बॉडी है और ये बेसल डिस्क है, जिसको ये बेस है जिसपे वो स्टेबलाइज रहता है, खड़ा रहता है। इसको बेसल डिस्क या बेस भी कहा जाता है। ये बॉडी है। उसके साथ साथ ये रीजन, इस ऊपर वाले रीजन को हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोस्टोम। उसके साथ साथ एक ओपनिंग होता है। इस ओपनिंग को माउथ या एनस के नाम से जाना जाता है।
और इसमें इसकी बॉडी में माउथ और एनस के लिए केवल एक ओपनिंग होता है, यानी ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान, यानी एक ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को टेंटेकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेंटेकल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि हम इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अब हम इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, मीन्स अब हम इसका सेगाइटल सेक्शन ले रहे हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से कट कीजिए। इस तरह से कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको, जिसमें आप देख सकते हैं ये नहीं कि ये इसका सेगाइटल सेक्शन है, यानी इसको कट करने के बाद ये हमको दिख रहा है। इसमें ये इस पूरे रीजन, इस रीजन को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोस्टोम, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। उसके साथ ये कॉमन ओपनिंग है माउथ और एनस के लिए, जो यहाँ है माउथ और एनस के लिए। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं बेसल डिस्क या बेस, और साथ ही इसके बीच में एक सेंट्रल कैविटी पाया जाता है। इस कैविटी को हम लोग सिलेंट्रॉन कैविटी या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन कैविटी या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और मैंने बताया था कि इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो क्या बोलते थे? टेंटेकल्स। क्या बोलते थे? टेंटेकल्स। दिस इज द टेंटेकल्स। हमने दो टेंटेकल्स को यहाँ पर दर्शाया है, उसका सेगाइटल सेक्शन लेके। तो ये टेंटेकल्स है। इसका काम क्या होता है? ये हेल्प इन फूड कैप्चरिंग। किस में हेल्प करता है? फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। अब बात करते हैं उसके बॉडी वाल के बारे में। तो उसके बॉडी वाल को अगर हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ इक्टोडर्म होगा, यानी कि इपीडर्मिस। क्या होता है? इपीडर्मिस। जो इक्टोडर्म है क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस। और बीच में यानी कि और अंदर की तरफ बात कर लेते हैं तो अंदर की तरफ होगा इंडोडर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस। बाहर की तरफ इक्टोडर्म को बोलते हैं इपीडर्मिस, अंदर की तरफ जो इंडोडर्म है उसको हम लोग बोल देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। उसके साथ साथ एक्टोडर्म, इंडोडर्म, यानी कि इपीडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में ये रीजन जो आप देख रहे हैं, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? मीजोग्लिया। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे बॉडी वाल के बारे में। तो अब हम पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि ये इसका सेगमेंटल सेक्शन है, जिसमें ये माउथ है, ये टेंटेकल्स है, ये सिलेंट्रॉन कैविटी है, ये बेसल डिस्क है। इसे मैंने बाहर की तरफ देखा था, जिसको एपिडर्मिस हमने कहा था। एपिडर्मिस बीच में हमने देखा था मीजोग्लिया, और अंदर की तरफ देखा था गैस्ट्रोडर्मिस। क्या देखा था? गैस्ट्रोडर्मिस। अब हमने क्या किया कि इसके वाल का, लेट सपोज मैंने इतने दूर से वाल को कट कर लिया। क्या किया मैंने? इसको कट कर लिया। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं जूम करके देख रहा हूँ। इसको मैं जूम करके देखने से हमको ये दिखा कि अंदर की तरफ, जैसे दिस लाइनिंग, ये अंदर की तरफ वाली जो लाइनिंग है, इसे मैंने क्या कहा? गैस्ट्रोडर्मिस। ये एक बिग सेल से बना होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? बीच वाला, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन, ये क्या हो गया? मीजोग्लिया। और उसके बाद जो बाहर की तरफ ये वाले सेल्स, ये बाहर की तरफ जो सेलुलर लेयर है, जिसको हमने क्या कहा? एपिडर्मिस। अब एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस से अटैच होता है, जो एपिडर्मिस सेल से काफी क्लोजली अटैच होता है, इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं निमेटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? निमेटोब्लास्ट, या फिर इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? नीडोब्लास्ट। और इसी नीडोब्लास्ट के कारण ही इस फाइलम को निडारिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से निडारिया के नाम से जाना जाता है। ये इस फाइलम का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, यानी कि नीडोब्लास्ट या फिर नेमेटोब्लास्ट क्या होता है? इस फाइलम का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है। तो हम लोग नीडोब्लास्ट को डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट के बारे में। तो दरअसल नेमेटोब्लास्ट एक सेल है जिसके अंदर नेमेटोसिस्ट पाया जाता है। नेमेटोसिस्ट को हम लोग स्टिंगिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। किस ऑर्गन के नाम से? स्टिंगिंग ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेमेटोसिस्ट को हम लोग स्टिंगिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट के अंतर्गत नेमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग ऑर्गन पाया जाता है। जो स्टिंगिंग ऑर्गन कैप्सूल, सैफ्ट और थ्रेड ट्यूब कंसिस्ट करता है। हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा पूरे नेमेटोब्लास्ट का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दरअसल ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब देख सकते हैं इस साइटोप्लाज्म में ये राउंड स्ट्रक्चर, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल से बहुत सारे सपोर्टिंग फिब्रिल्स अराइज होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया गया है। इस रीजन को हम सैफ्ट बोलते हैं और ये थ्रेड ट्यूब बोलते हैं।
तो ये एक जनरल नेमेटोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कैप्सूल, सपोर्टिंग फिब्रिल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कैप्सूल और यहाँ पर एक सेप्ट और एक लॉन्ग थ्रेड ट्यूब को देखा। तो मैं बता चुका हूँ कि नेमेटोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता था, एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता था। तो अब इसके फंक्शन को देखते हैं कि एक्चुअली नेमेटोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो नेमेटोब्लास्ट का पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडिटर। प्रेडिटर का मतलब मीन्स शिकारी, यानी कि अगर कोई उसे शिकार करने आया, अगर कोई किसी निडारियंस को खाने आया, मतलब शिकार करने आया, तो यह नेमेटोब्लास्ट उसको उससे बचने में मदद करता है, यानी कि यह डिफेंस, रक्षा में रक्षा करता है, डिफेंस में मदद करता है। दूसरा अटैचमेंट, इसका क्या काम है दोस्तों, अटैचमेंट, यानी यह अगर किसी सरफेस के साथ अटैच होना चाहता है तो नेमेटोब्लास्ट के सहायता से ये अटैच हो सकता है। उसके बाद तीसरा काम है इसका हेल्प इन कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि ये खुद यदि अपने भोजन के तलाश में किसी का शिकार करना चाहता है तो यह नेमेटोब्लास्ट की सहायता से अपने प्रे को, अपने फूड को कैप्चर कर सकता है, यानी इसे कहते हैं ऑफेंस। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं ये पाया कहाँ जाता है, मतलब किस पार्ट में पाया जाता है। तो ये नेमेटोब्लास्ट एपिडर्मिस में पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। किस किस चीज की एपिडर्मिस में, तो इसके बॉडी में और टेंटेकल्स में, बॉडी और टेंटेकल्स में। बट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस में ये प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ ही साथ बेस में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि यह एपिडर्मिस में केवल पाया जाता है। तो बॉडी के एपिडर्मिस में और टेंटेकल्स के एपिडर्मिस में पाया जाता है, जबकि ये गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है गैस्ट्रोडर्मिस में, और साथ ही साथ बेस में भी नहीं पाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे बॉडी वॉल के बारे में, यानी हमने नेमेटोसिस्ट देखा। हम बॉडी वॉल में हम देखे थे कि दो लेयर पाया जाता है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, दोनों के बीच में मिजोग्लिया पाया जाता है। एपिडर्मिस में ही हमने देखा, एपिडर्मिस में ही कौन सा सेल पाया जाता है, नेमेटोब्लास्ट। उसके अलावा नेमेटोब्लास्ट के अलावा यहाँ कुछ और स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो कि एपिडर्मिस में पाया जाता है, और ये पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, मतलब बेस में प्रेजेंट रहेगा, टेंटेकल्स में प्रेजेंट रहेगा। इसका ये टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। मैंने बताया था कि टोटीपोटेंसी आखिरकार होता क्या है। तो टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि वन सेल से पूरे बॉडी आ सकता है, कैपेबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू होल बॉडी, यानी एक सेल का कैपेबिलिटी जिससे पूरा बॉडी डेवलप हो सके, लाइक जाइगोट। बट ये जाइगोट है नहीं, बल्कि टोटीपोटेंट इंटरस्टिशियल सेल एक टोटीपोटेंट इन नेचर होता है, जो एक सेल पूरे बॉडी को बना सकता है। इसके अलावा यहाँ कुछ नर्व सेल पाए जाते हैं, कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, और इसके बेस को छोड़ के बाकी जगह, मतलब बॉडी में और टेंटेकल्स पे, एपिडर्मिस में नेमेटोब्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में। तो गैस्ट्रोडर्मिस में यहाँ सबसे इंपोर्टेंट सेल न्यूट्रिटिव सेल पाया जाता है। न्यूट्रिटिव सेल नाम से ही न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, यानी कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसके बारे में आगे देखने वाले हैं। उसके अलावा इसमें इंटरस्टिशियल सेल भी होता है, जो टोटीपोटेंट नेचर का होता है। साथ ही साथ कुछ नर्व सेल और कुछ सेंसरी सेल भी पाया जाता है। तो अब हम लोग स्लेंट्रेटा के कुछ इंपोर्टेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन, जो इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के लिए, वो इसमें किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इसमें कंप्लीट होता है या नहीं होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब इनकम्प्लीट होता है तो डाइजेशन किस तरह का होगा, तो डाइजेशन या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या फिर इंट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर, या फिर इंट्रा सेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर। तो अब देखते हैं कि आउटसाइड द सेल कैसे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल और ये इनसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल कहाँ होगा, क्या उसके शरीर के बाहर तो नहीं होगा। तो आउटसाइड द सेल कहाँ होगा, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी। कहाँ पर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या फिर सिलेंट्रॉन कैविटी। हमने अब डायग्राम में देख चुके हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये एक सिलेंट्रेट्स है, क्या ये एक सिलेंट्रेट्स है, ये एक स्मॉल सिलेंट्रेट्स, जिसमें आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम। हाँ, तो ये जो कैविटी आपने देखा, दिस इज नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या फिर इसी को हमने क्या बोला था, सिलेंट्रॉन कैविटी। तो इस सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है, तो हम अभी डिस्कस किए थे कि गैस्ट्रोडर्मिस में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव सेल।
तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन न्यूट्रिटिव सेल में होता है और उसके बाद उसे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है न्यूट्रिशन के लिए। यानी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन कैविटी में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन न्यूट्रिटिव सेल में होता है जो गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इसका डाइजेशन बहुत ही सिंपल है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक ही ओपनिंग है माउथ और एनस के लिए, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। तो इसमें कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन या फिर कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर इसमें रिस्पायरेशन या एक्सक्रीशन होता कैसे है? तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन बाय थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, यानी कि उसके बॉडी से, अगर ये इसका बॉडी है तो इसके बॉडी के सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। यानी कि जो चीज बाहर करना होगा उसे बाहर कर देगा। यानी अगर कोई गैस है, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी, ताकि इससे फिर बाहर निकल जाए। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। तो इस प्रकार सिंपल डिफ्यूजन से रिस्पायरेशन होता है। उसी प्रकार एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसके शरीर में जो हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, यानी जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं इसे? अमोनिया। अमोनिया एक हार्मफुल सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया एक हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी कि सिलेंट्रेट्स का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को अमोनिया बोलते हैं। इसलिए जिसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो उस ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमोनोटेलिक। तो ये अमोनिया को कैसे अपने शरीर से रिमूव करता है, जबकि इसमें कोई भी एक्सक्रेटरी सिस्टम या ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो ये बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि शरीर से ही अमोनिया को सीधे बाहर कर देता है सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। यानी कि रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। कहां से? बॉडी सरफेस से। दिस टर्म इज इंपोर्टेंट, बॉडी सरफेस। कहां से होता है दोस्तों? बॉडी सरफेस। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायरिया में रिस्पायरेशन किस तरह होता है, तो बोलेंगे बाय बॉडी सरफेस। उसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमने पोरीफेरा पढ़ा था, तो पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। जबकि अगर हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में, तो एनिमल किंगडम का ये पहला ऐसा फाइलम है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट। मैंने लिख दिया फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पहली बार नर्वस सिस्टम किस फाइलम में आया, तो बोलेंगे सिलेंट्रेटा में। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि एनिमल किंगडम में पहली बार नर्वस सिस्टम किस फाइलम में आया, तो सिलेंट्रेटा में आया। तो इसमें प्रीमेटिव, अब पहली बार आया तो जरूर ये पुराना होगा। तो कौन सा नर्वस सिस्टम पाता है? प्रीमेटिव नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा, तो कुछ नर्व सेल होते हैं और कुछ सेंसरी सेल होते हैं। सेंसरी सेल मतलब किसी को सेंस करे, किसी को भाप ले। जैसे कि एक स्पेशल सेल है जिसको स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों? स्टैटोसिस्ट। नाम ही है स्टैटो मीन्स स्टैटिक, यानी कि बैलेंस। तो किस चीज में हेल्प करेगा? ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो और अंतिम स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम के तौर पे बोन्स है, तो सिलेंट्रेट्स में तो कोई बोन्स है नहीं। तो इसमें स्केलेटल सिस्टम का रोल कौन प्ले करता है? तो इसमें कैल्केरियस, एक्जो एंड इंडोस्केलेटल। एक्जो और इंडोस्केलेटल किस चीज का बना होता है? कैल्केरियस। कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम का बना होता है, यानी कि उसके शरीर में एपिडर्मिस में, गैस्ट्रोडर्मिस में कुछ स्केलेटल पाए जाते हैं जो किस चीज के बने होते हैं? तो कैल्शियम के बने होते हैं, जिसका काम होता है कि शरीर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, मतलब सिलेंट्रेट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, और वो सही तरीका से खड़ा रह सके, सही तरीका से अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर सके, उसके लिए स्केलेटल सिस्टम होता है। तो इस प्रकार हमने डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सिलेंट्रेट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो रिप्रोडक्शन जनरली या तो सेक्सुअल या तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। तो अगर ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए दो तरीका है। या तो ये बर्डिंग से करेंगे, मतलब बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्म आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि हाइड्रा का नाम सभी लोग सुने होइएगा। तो आप सुने होंगे 10th में कि हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर ये हाइड्रा है तो इसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और बाद में ये बर्ड टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। तो इस तरह से बर्डिंग होता है। या रीजनरेशन मीन्स अगर कोई पार्ट टूट जाता है तो उसके बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट के अलग हो गया तो वो पार्ट बाद में जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बर्डिंग होगा या फिर रीजनरेशन होगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें सिंपल, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो देखते हैं इसकी डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वो कैसे एडल्ट बनेगा। तो डेवलपमेंट दो तरीका से हो सकता है, या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
डायरेक्ट डेवलपमेंट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई लार्वा नहीं पाया जाता है, इसमें कोई लार्वा नहीं पाया, यानी एग से डायरेक्ट क्या बनता है दोस्तों, एग से डायरेक्ट एडल्ट बनता है, यानी नो लार्वा आर फाउंड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। और सिलेंट्रेटा फाइलम में जो लार्वा पाया जाता है उसका नाम है प्लेनुला। क्या नाम है, प्लेनुला। कई बार यहाँ पूछा गया है कि सिलेंट्रेट्स के लार्वा का नाम बताए, तो प्लेनुला इसका लार्वा है। और साथ ही एक एग्जांपल मैं आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का दे रहा हूँ, ओबिलिया एक ऑर्गेनिज्म है, ओबिलिया। ओबिलिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंट्रेटा फाइलम के एक बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। ये इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भी है, यानी कि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं मेटाजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में, मेटाजेनेसिस के बारे में। अगर मेटाजेनेसिस होता क्या है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप सोच रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ये सब पूरा नया टर्म आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई सिलेंट्रेट्स है, तो सिलेंट्रेट्स के लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा स्टेज पाए जा सकते हैं, वो 2 स्टेज हो सकते हैं। उसमें पहला स्टेज या तो उसमें पोलिप होगा या मेडुसा होगा या फिर दोनों होगा। मतलब उसके लाइफ साइकिल में 2 स्टेज हो सकते हैं, जिस स्टेज को हम पोलिप बोलते हैं या मेडुसा बोलते हैं। तो अब डिपेंड करता है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, जिस तरह से वो रिप्रोडक्शन करेगा उसी के अनुसार स्टेज आएगा। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है, तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब लाइफ साइकिल में एक से अधिक जनरेशन का आना, एक से अधिक फॉर्म का आना, यानी एक से अधिक स्टेज का आना। जैसे लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं, पोलिप और मेडुसा। या तो पोलिप आएगा या मेडुसा आएगा। तो अब आप सोच रहे हैं कैसे आएगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पोलिप फॉर्म में है और अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई मेडुसा फॉर्म में है और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मेटाजेनेसिस होता क्या है, कि मेटाजेनेसिस मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेज का आना। तो कितने स्टेज आएंगे, 2 स्टेज आएंगे। कौन कौन सा, पोलिप और मेडुसा। अगर पोलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एनसीईआरटी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पोलिप रिप्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा रिप्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली। ये कई बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ इस पे। पोलिप रिप्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा रिप्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली। और इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। और इसका एक एग्जांपल है ओबिलिया, जिसको हम लोग सीफर के नाम से भी जानते हैं। तो ओबिलिया का लाइफ साइकिल में पोलिप और मेडुसा दोनों आता है, यानी ओबिलिया मेटाजेनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पोलिप क्या होता है और मेडुसा क्या होता है। तो बेसिकली पोलिप और मेडुसा में अभी हम डिस्कस कर देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म पोलिप फॉर्म में, किस फॉर्म में है, पोलिप फॉर्म में, वो पोलिप लाइफ स्टेज में है तो वो फिक्स होगा। क्या होता है, पोलिप फिक्स होता है, सेसाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं करता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। जबकि दूसरा मेडुसा ये फ्री स्विमिंग होता है और मोटाइल होता है, यानी वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है। पोलिप सोलेटरी और कोलोनियल 2 टर्म है दोस्तों, सोलेटरी और कोलोनियल। सोलेटरी मतलब होता है अकेला, क्या होता है दोस्तों, अकेला। और कोलोनियल आप जानते हैं कि कॉलोनी मतलब साथ में, झुंड में, एक से ज्यादा। या तो वो सोलेटरी हो सकता है या फिर कॉलोनियल हो सकता है। जबकि मेडुसा हमेशा हमेशा सोलेटरी रहता है। अब ये फ्री जा सकता है इसलिए अकेला है, तो कहीं भी जा सकता है इसलिए वो अकेला रहता है, यानी वो कहीं भी जा सकता है। याद रखने का तरीका, पोलिप सिलिंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोलिप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, लाइक दिस। और इसी से क्या होता है, अटैच होता है। पोलिप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, टेंटेकल से दोस्तों। पोलिप होता है सिलिंड्रिकल शेप का, जबकि मेडुसा होता है अम्ब्रेला शेप का, लाइक दिस। ये कुछ अम्ब्रेला शेप का होता है, यानी ये कहीं भी इसके सहायता से वे स्विम कर सकता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे, तो हम पहले भी देख चुके हैं पोलिप कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मेडुसा कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो पोलिप का एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल हाइड्रा और एडम्सिया, ये दोनों पोलिप के एग्जांपल है। और मेडुसा की एग्जांपल ऑरिलिया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। मतलब जिस प्रकार किंगडम को हमने फाइलम में बांटा, उसी प्रकार फाइलम को फर्दर क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो सिलेंट्रेटा फाइलम को
भी कुछ क्लास में डिवाइड किया गया है। तो बोलिएगा ये डिवीजन किस चीज के बेसिस पे है, तो ये डिवीजन बेस्ड ऑन डोमिनेंस ऑफ पोलिप और मेड्यूसा फॉर्म, मतलब किस क्लास में कौन सा फॉर्म, लाइफ का कौन सा स्टेज ज्यादा डोमिनेंट है, पोलिप डोमिनेंट है या मेडुसा डोमिनेंट है या फिर दोनों डोमिनेंट है। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जिसका क्लास है जिसका नाम है हाइड्रोजुआ। क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रोजुआ। दूसरा क्लास है जिसका नाम है साइफोजुआ और तीसरा क्लास है जिसका नाम है एंथोजुआ। तो दोस्तों हम लोग पहले हाइड्रोजुआ, साइफोजुआ और एंथोजुआ तीनों में हम लोग कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। तो जो हाइड्रोजुआ होते हैं उसका हैबिटेट वो मोस्टली मैरीन होते हैं। मीन्स हाइड्रोजुआ के जो सिलिंड्रेट्स है वो अधिकतर क्या होते हैं? मैरीन होते हैं। मैरीन वाटर मीन्स समुद्री पानी में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लाइक हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहते हैं। साइफोजुआ में जितने सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं सभी के सभी मैरीन होते हैं और एंथोजुआ के भी जितने सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं सभी क्या होते हैं दोस्तों? मैरीन होते हैं, मतलब वो समुद्री वाटर में रहते हैं, साल्टी वाटर में रहते हैं। अब बात करते हैं पोलिप और मेडुसा फॉर्म के बारे में। तो हाइड्रोजुआ में या तो केवल पोलिप फॉर्म होगा या फिर पोलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म होगा। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है हाइड्रोजुआ का तो या तो हो सकता है कि उसमें केवल पोलिप फॉर्म हो, जैसे हाइड्रा में केवल पोलिप फॉर्म होता है, या फिर ये हो सकता है कि उसमें पोलिप फॉर्म भी हो और मेडुसा फॉर्म भी हो, लाइक ओबिलिया। किसमें दोस्तों? ओबिलिया में पोलिप मेडुसा दोनों होता है, यानी कि मेटाजेनेसिस। मैंने बताया दोस्तों अगर किसी में पोलिप मेडुसा लाइफ के स्टेज में दोनों फॉर्म आ रहा है तो क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। यानी कि हाइड्रोजुआ में पोलिप फॉर्म या तो केवल पोलिप फॉर्म हो सकता है या फिर वो मेटाजेनेसिस शो करता है, उसमें पोलिप मेडुसा दोनों हो सकता है। जबकि साइफोजुआ में दोस्तों केवल और केवल मेडुसा डोमिनेंट होता है, ठीक है। एंथोजुआ में दोस्तों इसमें पोलिप डोमिनेंट होता है, यानी कि हाइड्रोजुआ में पोलिप भी रहेगा या फिर पोलिप मेडुसा दोनों। साइफोजुआ में केवल मेडुसा और एंथोजुआ में केवल पोलिप। अब बात करते हैं दोस्तों उसके मेजोग्लिया के बारे में। मैंने बताया था कि इपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो मीजोडर्म के स्थान पे मेजोग्लिया पाया जाता है। हाइड्रोजुआ में वेरी थिन मेजोग्लिया। कैसा मेजोग्लिया दोस्तों? थिन मेजोग्लिया। जबकि साइफोजुआ में जिलेटिनियस मेजोग्लिया, जिलेटिन की तरह मेजोग्लिया पाया जाता है। और एंथोजुआ में थिक यानी कि मोटा, इसमें थिन पतला, जिलेटिनियस मतलब जिलेटिन लाइक, और इसमें थिक यानी कि मोटा मेजोग्लिया पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजुआ के बारे में। हाइड्रोजुआ के कुछ एग्जांपल्स है। सबसे इंपोर्टेंट एग्जांपल हाइड्रा। आप सभी लोग बचपन से हाइड्रा को जानते होइएगा, बहुत क्लोज रहा होगा आप लोग से हाइड्रा। हाइड्रोजुआ इस क्लास का नाम हाइड्रोजुआ पड़ा ही हाइड्रा के नाम पे। तो हाइड्रा जो कि हम बताए थे ये पोलिप है और फ्रेश वाटर भी है दोस्तों। फ्रेश वाटर में हम लोग हाइड्रा को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, तो हाइड्रा फ्रेश वाटर भी है, पोलिप भी है। उसके बाद ओबिलिया के बारे में बात करते हैं। ओबिलिया इसका बायोलॉजिकल नेम है और इसका कॉमन नेम है सीफर। ओबिलिया कॉमन नेम सीफर है, यानी इसमें और ये मेटाजेनेसिस भी शो करता है दोस्तों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मेटाजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में पुर्तगाल के जो सैनिक थे, पुर्तगाल में युद्ध हो रहा था, उसमें फाइसीलिया का यूज किया गया था कुछ इंपोर्टेंट वर्क के तौर पे। तो फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉलीमॉर्फिक होता है। मैंने बताया कि या तो लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा स्टेज का आना, तो इसमें 2 से ज्यादा स्टेज आ जाता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइफोजुआ के एग्जांपल्स के बारे में। तो साइफोजुआ का एग्जांपल्स अरेलिया, एकमात्र एग्जांपल आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी है अरेलिया। इसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। कई जगह आप इसका डायग्राम देखिएगा। एंथोजुआ के बारे में बात कर ले दोस्तों। इसके एग्जांपल्स में सबसे फेमस एग्जांपल है एडम्सिया। एडम्सिया को हम लोग सी अनिमोन के नाम से भी जानते हैं, यानी एडम्सिया का कॉमन नेम क्या है? सी अनिमोन। उसके साथ साथ एंथोजुआ के अंदर एक बहुत ही ग्रुप है जिसको बोलते हैं कोरल्स। एक्चुअली कोरल्स एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कोरल्स बोलते हैं। बोलिए किसको कोरल्स बोलते हैं? जिसके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एज ए स्केलेटल, जिसका स्केलेटल किस चीज से बना होगा दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट से। किस चीज से बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? कोरल्स। जो किस क्लास के अंदर आता है? एंथोजुआ क्लास के अंदर आता है। तो अब देखते हैं कोरल्स का एग्जाम्पल। दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल्स है, आप इसका नाम और इसका कॉमन नेम याद रखिएगा। उसमें ये जो ऊपर की तो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं पेनेटुला। क्या है दोस्तों? फर्स्ट कोरल्स क्या है? पेनेटुला, जिसका कॉमन नेम है सी पेन। पी से पेनेटुला, पी से पेन। सेकंड है गार्गोनिया, जिसका कॉमन नेम है सी फैन। थर्ड है कोरेलियम, जिसका कॉमन नेम है रेड कोरल।
रेड कॉलर दोस्तों आप लोग कई बार मूंगा जो हाथ में पहनते हैं अंगूठी में, उसके बारे में सुने होइएगा, ये के लिए रेड कॉलर्स होते हैं। और लास्ट जिसको बोलते हैं मैंड्रीना, मैंड्रीना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सिलेंट्रेटा फाइलम का क्लासिफिकेशन देखा कि किस प्रकार हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में, सारे कैरेक्टर्स को देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिलेंट्रेटा फाइलम को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंच सके और वो लोग इसका फायदा ले सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।